नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर में कल से होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। रायपुर में कांग्रेसी दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ईडी की छापेमारी और पवन खेड़ा के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ईडी की छापेमारी के जरिए अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने पर जयराम रमेश ने कहा कि देश में अब केवल न्यायपालिका पर ही भरोसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पत्रकार पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आने से मुझे इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और आप लोगों से मिलकर भी बड़ा खुशी हुआ है। लेकिन रंज की बात यह है, जब मैं यहाँ पर अपने प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। तो महाधिवेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है। यह बयान भी आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे थे और पवन खेड़ा के मामले में भी उन्होंने बयान दिया कि अच्छी बात है, अब न्यायपालिका पर ही भरोसा बचा है कि वहां से जमानत मिल गई है। और कई सारे बयान जो हैं कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे हैं लगातार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का भी बयान आया, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है। ईडी के जरिए अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पवन खेड़ा के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम राहत मिली है। इससे साफ है कि न्यायपालिका की ज्योति जगी हुई है। तो ये सारे बयान कांग्रेसियों के तरफ से दिए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, महाधिवेशन की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, डेलीगेट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आखिर अब कौन कौन से डेलीगेट्स आना बाकी हैं और अभी क्या स्थिति है, बताइए विस्तार से। देखिए, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ने अब पूरी ताकत है वो झोंक दी है। अभी केसी वेणुगोपाल है वो अभी तुरंत यहां से रवाना हुए हैं। दिग्विजय सिंह भी यहां से रवाना हुए हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, वो भी आ चुके हैं। अशोक गहलोत हैं, आ चुके हैं। तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो लीडर हैं बड़े कांग्रेस के, सभी यहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं और सभी अपने गंतव्यों के लिए स्थान हो चुके हैं। अभी भी देखिए कि जो कांग्रेस का जो बड़े जो लीडर नेता है वो आने का सिलसिला है वो जारी है। चरणदास महंत जी ये देखिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अगुवाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और इसके अलावा तमाम जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आए हुए थे और अगुवाई किए। इसके साथ ही साथ तमाम जो बड़े लीडर हैं वो आ रहे हैं। 2023 में कांग्रेस का चुनाव होना है विधानसभा का, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो विशेष रणनीति है वो बनाई जा सकती है। और इसके साथ साथ 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए कांग्रेस की जो रणनीति है वो रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस
दोनों चुनाव के लिहाज से ये राष्ट्रीय अधिवेशन काफी अहम है। और जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में जो देखा जा रहा है, कांग्रेस काफी जो सीटों से जीत दर्ज की है, तो अगर जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें जीत दर्ज करना, और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के 2023 में जो विधानसभा का चुनाव जो होना है उसमें कांग्रेस की बड़ी जीत के साथ वापसी करना, ये प्रमुख जो लक्ष्य है वो रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर की जो रणनीति है कांग्रेस की, वो यहाँ पर बनेगी और उस पर मंथन होगा। जी युगल, भारत जोड़ो यात्रा तो हो गई, महाधिवेशन है और कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस महाधिवेशन को बहुत अच्छे से बुनाना, कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। युगल, सही कह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता 24, 25 और 26 फरवरी तक रुकेंगे, मंथनों का दौर चलेगा, विचार विमर्श होगा। और एक बात ये भी सामने आई है कि कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन की बात आई थी। युवा वर्ग है उसे तरजीह देने की बात आई थी, जो युवा वर्ग है उसे राजनीति में लाने और जिस तरह से युवाओं को नई दिशा देने की बात यहाँ पर कही गई थी, संविधान संशोधन की बात है वह है। इसके अलावा प्रमुख जो रूप से रहेगा 2023 का चुनाव। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और काफी उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसकी छटा देखने को मिल रही है। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं वो की गई हैं और अभी भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है इस पूरे आयोजन को लेकर के। राष्ट्रीय अधिवेशन शिविर को लेकर के की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है वो रहेगी। 3500 से अधिक सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे निगरानी है वो की जाएगी। जी, इस पूरे महाधिवेशन को लेकर सियासत तो हो रही है और कहीं ना कहीं जो है बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। युगल, खड़गे ने साफ तौर से कहा है कि न्यायपालिका पर ही अब भरोसा है हमें कि वहीं से जो है न्याय मिलेगा और न्याय मिला भी है, जमानत मिली है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पवन खेड़ा वहां पर मौजूद थे, उनके साथ जो नेता थे प्रदर्शन वहां पर करने लग गए थे, क्या वो सभी पहुंच चुके हैं और क्या अपडेट इस मामले में? जी देखिए, अभी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आएंगे। लगभग 8:30 बजे तक की रायपुर की जो फ्लाइट है, अंतिम फ्लाइट है, उसमें आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। एक गतिरोध है और जब भी चाहे वो कांग्रेस का अधिवेशन हो, चाहे बीजेपी का मंथन शिविर हो, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर, तो जो शब्दों के तीर हैं वो जरूर चलते हैं। चूंकि नेता हैं तो ऐसे में युगल आपके पास लौटती हूँ मैं फिर से। ममता लांजेवार हमारे साथ वहां स्थल से ही जुड़ गई हैं। ममता, आखिर किस तरह की तैयारियां, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि इस महाधिवेशन को किस तरह से मनाया जाएगा, कैसी तैयारियां हैं, कैसी सजावट है और कैसे स्वागत किया जा रहा है, तमाम चीजें हैं, बताइए। देखिए, अभी जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं जयराम रमेश, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने मैं जो है अभी इस वक्त हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट अभी खत्म ही हुई है और जो जयराम रमेश ने कहा, जो बड़ा बयान दिया है, वो कहा है कि G20 के जगह जगह जो सम्मेलन हो रहे हैं वहां पर ये लिखा हुआ है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अब जो स्थितियां बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जैसी है और ये एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन को जो है वो चाहते थे कि किसी तरीके से जो है ये अधिवेशन जो है वो देर से हो जाए या खराब हो जाए और इसी को लेकर जो है ईडी के छापे मारे गए और यही नहीं बल्कि वहां पर जो है दिल्ली में हमारे नेता पवन खेड़ा को रोक दिया गया और फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा, बताया कि किस तरीके से ये जो 3 दिनों का जो पूरा राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। CWC के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था और उसमें जो डिसीजन लिया गया था कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को पार्टी में जो है वो जगह दी जाएगी। अब इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिसको ये लेकर ये कहा जा रहा था कि पार्टी का जो संविधान है उसमें संशोधन होगा। उन्होंने कहा कि जरूर इस पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है वो कल आ रहे हैं और इसके साथ ही जो स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक होगी
भी इस बारे में उन्होंने बताया कि मिशन 2023-24 की तैयारियों को लेकर जो है वो यहाँ इस पर बात की जाएगी। और ये भी बताया कि जो विपक्ष के गठबंधन की एकता को लेकर जो बार बार बात कही जाती है कि विपक्ष जो है वो एक है या नहीं है, उसको लेकर जो बात कही जा रही है, तो उसको लेकर उन्होंने जो है कहा कि विपक्ष की जो एकता की जो बात है, अभी तो 2023 के चुनाव है, 2024 के चुनाव में जो है ये बात आएगी, लेकिन पहले 2023 के चुनाव के नतीजों को देख लेना चाहिए। इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं और जो है वो जयराम रमेश जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी कर रहे थे। जी ठीक। आप लगातार नजर बना रखिएगा दोनों ही। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। कमलनाथ के मदिरा वाले बयान पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने इस बयान को लेकर कमलनाथ पर तीखा प्रहार किया, तो वहीं कमलनाथ ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। अब इसे चुनावी बयानबाजी कहें या कुछ और, लेकिन जो भी हो, कमलनाथ के एक बयान ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान मचा दिया है। कमलनाथ के एमपी को मदिरा प्रदेश कहने वाले बयान पर सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ अपने बयानों से लगातार प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो। ये मध्य प्रदेश का अपमान है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, देशभक्त है। आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ के मदिरा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने अपने इस बयान से एमपी की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा यह बयान देना कि मध्य प्रदेश मदिरा प्रदेश है, ये 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। इसलिए मैं उनकी इस बयान की कड़ी आलोचना ही मात्र नहीं करता हूं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ और देश के कई प्रबुद्ध लोगों से बैठ करके जो सुझाव आए हैं उसके आधार पर आप मुझे बताइए कि अगर अहाते बंद कर दिए गए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो ये स्वागत योग्य कदम है कि आलोचना का कदम? वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार किया और अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। ये अगर उन्होंने मध्य प्रदेश, मैंने कहा एमपी, पहले जब हम एमपी की बात करते थे लोग कहते थे मध्य प्रदेश, अब कहते हैं मदिरा प्रदेश। क्योंकि बात मैं क्या कह रहा हूँ, उमा भारती जी कह रही है। और ये जिस तरह से छूट दी गई है अच्छे दिन लाने की, जो मोदी जी के अच्छे दिन लाने की का पूरी पूर्ति कर रहे हैं शिवराज जी। घर घर में शराब। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनावी बयानबाजी अभी से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी हमला करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, शराब नीति पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बयान देता है तो दूसरा फिर पलटवार करता है, पर इसमें साफ ये है कि कंफ्यूज दोनों ही हैं कि शराबबंदी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए सरकार शराबबंदी नहीं लेकिन शराब को हतोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से नई आबकारी नीति का ऐलान हुआ है और सरकार ने तय किया है कि जो अहाते हैं
उनको बंद किया जाएगा। और इसके पीछे सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि शराब बंदी नहीं, लेकिन शराब नशा मुक्ति की तरफ सरकार अपने कदम बढ़ा रही है और इसी को लेकर नई आबकारी नीति का ऐलान किया गया है। लेकिन कमलनाथ ने आबकारी नीति के ऐलान होने पर कहा है कि प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है, क्योंकि पूरे प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताना ये उचित नहीं है। राज्य सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है, कैसे नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ा जाए, उसी को लेकर शराब नीति में कई प्रावधान किए गए और उसी के तहत हाथों को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले शराब और शराब नीति को लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कमलनाथ के बयान के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाबी हमला बोला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो शराब नीति पर सियासत हो रही है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ से कमलनाथ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश नहीं मदिरा प्रदेश बन चुका है। तो वहीं से पलटवार भी जो है मुख्यमंत्री का आया कि पहले आपने इतने समय में क्या किया जब आप सत्ता में थे। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले चुनी है बैटिंग। द अफ्रीका के कैप टाउन में ये मैच हो रहा है। 2020 में फाइनल में टीम पहुंची थी इंडिया। इस बार भारत खिताब की प्रमुख दावेदार है। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत फिट हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 हो रहा है। सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग चुनी है। द अफ्रीका के कैप टाउन में ये मैच हो रहा है। 2020 में फाइनल में टीम पहुंची थी इंडिया। इस बार भारत खिताब की प्रमुख दावेदार है टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग चुनी है। द अफ्रीका के कैप टाउन में ये मैच हो रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर दीक्षित हैं, एडिटर हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर जी, सेमीफाइनल हो रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया का, कितना खास ये रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग चुनी है? बिल्कुल, देखिए खासतौर से महिला क्रिकेट के लिहाज से ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत को जो है इसने हराया था। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, जो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम है, वो दुनिया की सबसे आक्रामक क्रिकेट टीम मानी जाती है। आप इसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 के बाद से ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं है जिसको किसी और टीम ने जीता हो। यानी कि 2016 के बाद से लगातार ऑस्ट्रेलिया की टीम सारे जो वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप होती है, चाहे वो कॉमनवेल्थ की हो या फिर चाहे वर्ल्ड कप के हो, वो सारे ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इसका अलग महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 22 T20 इंटरनेशनल का जो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का था, लगातार ऑस्ट्रेलिया मैच जीतती जा रही थी, उसमें वो 2 बार सिर्फ हारी है। और हमारे लिए या टीम इंडिया के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि दोनों बार उसको सिर्फ भारत ने ही हराया था। तो ये भारत के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। जैसा कि भारत के जो विकेट कीपर है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया का जो अटैकिंग गेम प्लान होता है उसी प्लान के हिसाब से हम भी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती 3 बैटर्स है वो बेहद मजबूत हैं। आप एलिसा हिली की बात करते हैं, वो इस मैच में लौटी है, विकेटकीपर बल्लेबाज है। बेथ मुनी की हम बात करते हैं और कप्तान मैग लेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों बैट्समैन बहुत जबरदस्त बैटिंग करती है। इन पे नियंत्रण पाना टीम इंडिया के लिए चुनौती भरा होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लगातार 6 ऑलराउंडर बैटिंग के लिए आएंगे। उसमें दुनिया की सबसे बेस्ट ऑलराउंडर एलिस पेरी है, एशले गार्डनर जो है वो आती है।
तो ऐसे में भारत की रणनीति पहले बल्लेबाजी जब ऑस्ट्रेलिया करता है तो रणनीति क्या रहेगी ये देखने वाली बात होगी। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर पर समेटे, क्योंकि लगाम लगाना जरूरत होगा। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसकी खासियत यह है कि लगातार विकेट गिरते रहते तब भी वो अटैकिंग गेम खेलते हैं, यानी अगर एक विकेट गिरता है तो भारत की टीम जो है वो ये राहत नहीं कर सकती कि हमने इनके 3 बल्लेबाज आउट कर दिए या इनके हमने 4 बैटर्स को आउट कर दिया है। लगातार 10वें नंबर तक इनके पास अटैकिंग बैट्समैन जो है वो बल्लेबाजी करती हैं। सिर्फ 2 प्लेयर हैं जिनकी हम बात करते हैं, मेगन शट वो जो गेंदबाजी करती है, डॉर्सी ब्राउन की हम बात करते हैं। सिर्फ ये 2 प्लेयर ऐसे जो बल्लेबाजी में बाकी के मुकाबले कमजोर है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी वो नहीं कर सकती, बल्लेबाजी भी कर सकती है, लेकिन बाकी के मुकाबले कमजोर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब तक पूरे 20 ओवर खत्म नहीं हो जाते तो कहा यह जा सकता है कि टीम इंडिया को राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे भी दक्षिण अफ्रीका में मैच हो रहा है, वहां की पिचें आमतौर पर तेज मानी जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास जो स्पिनर्स है वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। उनके सामने टीम इंडिया का परीक्षण अलग तरीके से होगा, क्योंकि भारतीय के लिए बोला जाता है कि भारत में स्पिन पिच होती है और स्पिनर्स को भारत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स हैं वो भारत को मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया को जो है 140 के स्कोर के आसपास अगर टीम इंडिया समेटती है और हमारा बल्लेबाजी जो स्टार्टिंग की बल्लेबाजी होती है, इंतजार सुधीर जी रहेगा और बहुत